चलिए तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि हम इस वीडियो में हम आप सभी को 10th क्लास का इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया था 10th क्लास में हिस्ट्री में आप सभी का पहला नंबर चैप्टर बता दिए थे राष्ट्रवाद के बारे में। उसमें राष्ट्रवाद में मैंने आप सभी को बता दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव किस तरह से हमको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज भी हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कुछ कल कुछ हमारे क्वेश्चन छूट गया था, उसको फिर से ध्यान में फिर से समझते हैं। यानी कि कल हम लोग पढ़ चुके थे, कल जहाँ तक पढ़ चुके वहाँ से आगे से पढ़ते हैं। यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि अगर आपसे उससे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि राजगुरु भगत सिंह या सुखदेव को फांसी कब दी गई। यानी कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो आप लोगों को बताना है कि राजगुरु और भगत सिंह और सुखदेव को फांसी एक ही दिन, तीनों का फांसी एक ही दिन दी गई। और वह दिन कौन था तो 23 मार्च 1931 को। कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बताइए सांप्रदायिक प्रचार कब प्रसार हुआ, तो सांप्रदायिक प्रचार 1932 ईस्वी में। कब हुई? 1932 में। सांप्रदायिक प्रचार कब हुआ? तो 1932 में। अगला नंबर है कि हरिजन पत्रिका प्रकाशित कब किया गया। यानी कि हरिजन पत्रिका प्रकाशित कब किया गया और किनके द्वारा किया गया, तो हरिजन पत्रिका प्रकाशित 1933 में किया गया। हरिजन पत्रिका प्रकाशित 1933 में किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सीपीआई का गठन कब किया गया, तो सीपीआई का गठन 1934 में किया गया है। सीपीआई का गठन कब किया गया, तो 1934 में। सीपीआई का गठन 1934 में। अगला नंबर है 5वां है कि बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया। यानी कि भारत शासन और अधिनियम कब लागू किया गया, तो आप सब बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया, तो लागू किया गया था 1935 में। कब लागू किया गया था? 1935 में। भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1935 में। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1932 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1932 में। अगला नंबर है कि सुभाष जी को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया। सुभाष जी यानी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो 1938 में। कब बनाया गया था? 1938 में। अगला नंबर है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। यानी जो मुस्लिम लीग भारत के जो मुस्लिम थे उनके लिए मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 1939 में। कब मनाया गया? 1939 में। यानी मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 1939 में। अगला नंबर है कि क्रिप मिशन भारत आगमन, यानी क्रिप मिशन भारत कब आया। यानी जो क्रिप मिशन होता है वो भारत कब आया, तो क्रिप मिशन 1942 में भारत आया। और इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत कब हुई, तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी कब हुई, तो 1942 में। अगला नंबर है कि बेबल योजना कब बना, तो 1945 में। बेबल योजना कब बना? 1945 में बेबल योजना। अगला है कैबिनेट मिशन योजना कब बनी, तो 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी, तो 1946 में। अगला है माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो 1947 में। अब यहाँ पे आप लोगों ने इतने ऑब्जेक्टिव कुछ 12-13 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से हम लोग के एग्जाम में पूछता है उसको समझते हैं। यानी कुछ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है जो बहुत ही VVI है। ये अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो कम से कम 5 नंबर का पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। यानी सबसे पहला कहता है कि बताइए खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला नंबर कहता है कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो इसको किस तरह से लिखेंगे कि हमको 5 नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमानों से वादा किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों से अंग्रेज़ों ने वादा किया कि तुर्की के खलीफा को अपमानित नहीं करेंगे। किसको? तुर्की के खलीफा को। और तुर्की के खलीफा को भारतीय मुसलमान ने उनको धर्मगुरु मानते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमानों को तुर्की के खलीफा को अपमानित किया।
तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, जिसके विरुद्ध में 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। कब की गई? तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1920 में। किसके? यानी तुर्की के खलीफा, तुर्की के खलीफा के कारण। यानी कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो खिलाफत आंदोलन का मतलब होता है कि खिलाफत आंदोलन का मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से वादा किया कि तुर्की के खलीफा को अपमानित नहीं करेंगे, जिसे वे लोग धर्म गुरु मानते थे। परंतु बाद में अंग्रेजों ने उसे अपमानित किया, जिसके विरुद्ध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अगला नंबर है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? अगला नंबर है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसके तहत आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था कि जिसके तहत आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा सकता था। इसी को हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का तरीका है कि अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में जो कानून लाया उसे रॉलेट एक्ट कानून कहते हैं। अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में जो कानून लाया उसे रॉलेट एक्ट कानून कहते हैं। इसके तहत जो अंग्रेजों ने 1919 में, कब? अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में जो कानून लाया उसे रॉलेट एक्ट कानून कहते हैं। इसके तहत व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी कानून में है, इस कानून में न अपील न वकील न दलील की मान्यता रहती है। इसमें अपील न वकील न दलील की मान्यता रहती है। तो आपको पहला बताया खिलाफत आंदोलन किसे कहते हैं, खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से वादा किया कि तुर्की के खलीफा को अपमानित नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, जिसके विरुद्ध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में भारतीयों के लिए जो कानून लाया उसे रॉलेट एक्ट कानून कहते हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? दांडी यात्रा जो नमक कानून था उसके क्या उद्देश्य थे? आप बताइए। यानी कि दांडी यात्रा जो नमक कानून है उसके क्या उद्देश्य थे? तो दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? तो 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होने वाला यात्रा को दांडी यात्रा कहते हैं। दांडी यात्रा का मतलब होता है कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होने वाले यात्रा को दांडी यात्रा कहते थे। इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना। यानी दांडी यात्रा का मतलब होता है कि क्या था कि 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत कब की गई? दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा, किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जिस यात्रा का शुरुआत किया गया उसे दांडी यात्रा कहते हैं। दांडी यात्रा कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। किसी के साथ अगर आपसे पूछ दी जाए कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दांडी यात्रा के नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी दांडी यात्रा को नमक कानून तोड़ने के बाद तुरंत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अब अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन समझौता क्या था? ये भी देखिए, गांधी इरविन समझौता क्या था? तो गांधी इरविन समझौता को हम समझते हैं। यानी कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी, यानी कि गांधी इरविन समझौता से बनता है कि 5 मार्च 1931 को
महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में होने वाले समझौता या बैठक को महात्मा गांधी इरविन समझौता या इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि गांधी इरविन समझौता क्या था, तो 5 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में होने वाला समझौता को दिल्ली समझौता या महात्मा गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर